तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है, ये शुरू किया था। पहला जो फैक्टर देखा था वो कौन सा था, डेल्टा एच। तो हमने स्टार्ट किया था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है वो पता लगाना है। तो पहले हम लोग देखेंगे फैक्टर नंबर 1, जिसको हमने बोला था डेल्टा एच। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज लेस देन 0, इट मींस दैट इज अ फीजिबल रिएक्शन। इफ value of delta H will be greater than 0, so that will be non-feasible reaction। यहाँ तक हो गया। और हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, जिससे ये पता चला था कि जिस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है वो रिएक्शन पॉसिबल था, फिजिबल था। दो रिएक्शन आपको मैंने बताया थे, दो या तीन। एक रिएक्शन कौन सा था, C plus O2 it give CO2, और इसके लिए डेल्टा H was less than 0। दूसरा जो रिएक्शन देखा था वो था HCl react with NaOH converted into NaCl with H2। इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा H was less than 0। थर्ड was N2 plus 3 moles of H2 is converted into 2 moles of NH3, delta H is less than 0। ये तीन ऐसे रिएक्शन थे जहां से हमने ये अंदाज लगाया था कि रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वेपोराइजेशन होता है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वेपोराइजेशन नेचुरल है ना, उसमें क्या होता है, H2O is converted from liquid state to, और ये रिएक्शन अपने आप होता है, ये रिएक्शन अपने आप होता है। और जो रिएक्शन अपने आप होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और इफ स्पॉन्टेनियस है मतलब क्या है, फिजिबल है। सही है ना। तो अभी तक क्या मान के चल रहे थे कि डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल होना चाहिए। अब ये वाला वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है जो नेचुरली होता है वो करने के लिए हमको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, और ये वेपोराइजेशन होता रहता है हमेशा, इवेपोरेशन बोलते हैं जिसको हम लोग। अब ये जो वेपोराइजेशन है, इस वेपोराइजेशन में वाटर का फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, कहां से कहां गया, लिक्विड से कहां पे गया, गैस में चला गया। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास यहाँ पे सॉलिड है और सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, हीट देना होगा या कूल करना होगा, मतलब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, पक्का। अब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका हीट बढ़ेगा या कम होगा। तो आप मुझे बताओ, हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अरे टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब उसका हीट बढ़ रहा है, हीट है वो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। तो हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के टाइम पे, सॉलिड से लिक्विड में जाने के टाइम पे हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट, और हीट बढ़ेगा तो एनर्जी। तो हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हमने हीट को एब्सॉर्ब किया कि हीट को इमिट किया, एब्सॉर्ब किया ना। और जिस रिएक्शन में हीट का एब्सॉर्प्शन होता है उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रहेगा तो डेल्टा H जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सही है। अब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड को सॉलिड में करना है, मतलब वो लिक्विड वाटर जो है, वाटर
उसको आइस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना होगा कि कम करना होगा? इसका मतलब जब हम लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, इसका मतलब हम टेम्परेचर को कम करते हैं। तो आप मुझे बताओ, वाटर जब लिक्विड स्टेट में था और वाटर जब आइस के फॉर्म में है, किसका टेम्परेचर कम है? अरे आप एक हाथ में आपने वाटर को पकड़ा है लिक्विड स्टेट में और एक हाथ में आपने आइस को पकड़ा है, किसका टेम्परेचर कम है? तो लिक्विड को आपने आइस में कन्वर्ट किया तो उसका टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ मतलब उसने एनर्जी को रिलीज किया, और जब ये होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डेल्टा एच जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। लेकिन हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कौन सा रहेगा? एक्सोथर्मिक। अब मैं यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूँ, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देना होगा या वो हीट रिलीज करेगा? वो देना होगा। और इफ हम यहाँ जाते हैं तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है डेल्टा एच जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ओके है? लास्ट सेकंड पेज उस काम का है, इधर ध्यान दो। इफ हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर क्या करना होगा? कम करना होगा, और टेम्परेचर कम करते हैं इसका मतलब ये रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। ओके है ना? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है? अब देखो, हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक होना चाहिए एक्सोथर्मिक? अरे आपको मैंने लिक्विड स्टेट में वाटर दिया और मैंने आपको बोला कि इस वाटर को गैसीय स्टेट में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? उसको फ्रीज में रखोगे या उसको गर्म करोगे? आप गर्म कर रहे हो मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा मतलब एनर्जी, तो उस वाटर ने हीट को एब्सॉर्ब किया और उसने हीट एब्सॉर्ब किया मतलब प्रोसेस कौन सा हुआ? एक्सोथर्मिक। तो ये वाला प्रोसेस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन वेपोराइजेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब नेचर में जो वाटर है उस वाटर को हम लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और पहले हम बोलते थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो पढ़े थे वो सही है गलत है? लेकिन हम जितने रिएक्शन के लिए पढ़े थे उतने रिएक्शन के लिए ये सही था। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बताने के लिए ये अकेला फैक्टर नहीं है। जैसे हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड के लिए एक ही सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स बहुत सारे हैं। तो मान सकते हैं कि कोविड है कि नहीं है ये हमको टेस्ट करना है, तो उनके किसी भी एक सिम्टम्स को हमको देखना होगा, और कोई भी एक भी सिम्टम्स हमको दिखाई देता है तो ये मान के चलेंगे कि हमको वो डिसीज हुआ है। तो उसी प्रकार से ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए एक फैक्टर तो कौन सा है? डेल्टा एच। लेकिन डेल्टा एच ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ रिएक्शन के बारे में एकदम सही इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ऐसे कुछ रिएक्शन है जिस रिएक्शन के बारे में ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। इसका मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताने वाला कोई और एक फैक्टर होना चाहिए, उस फैक्टर के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे रहेगा हमारा सेकंड फैक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड फैक्टर क्या होना चाहिए? सेकंड फैक्टर क्या होना चाहिए? ये समझ में आ रहा है कि हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट हाफ में उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। इसमें डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब देखेंगे तो क्यों ऐसा है, इसका डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होने के बाद भी ये रिएक्शन क्यों स्पॉन्टेनियस है। ओके, आपको ऑर्डर अरेंजमेंट और डिसऑर्डर अरेंजमेंट समझ में आता है? एग्जांपल बता दो, हर बेंच के ऊपर 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लाइन है, हर बेंच के ऊपर 4 लोग बैठ सकते हैं, और हर बेंच के ऊपर 4-4 लोग बैठे हैं। यहाँ पे भी 4-4 बैठे, इसमें भी 4-4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4-4 बैठे हैं। तो इस अरेंजमेंट में, और सब एक के पीछे एक बैठे हैं, तो इस अरेंजमेंट को असाइन कर सकते हैं।
तो इस अरेंजमेंट को हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट बोले, नहीं ऐसा बैठो मत बोला, ऐसे बैठे हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम रेगुलर अरेंजमेंट बोले या इररेगुलर? सभी एक जैसे मतलब सीधे लाइन में बैठे, एक के पीछे एक बैठे, सभी स्ट्रेट बैठे से ध्यान दे रहे हैं, समझ में क्या आ रहा है वो नहीं, लेकिन ध्यान जरूर दे रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम बोले रेगुलर या इररेगुलर? सही है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आपको रेगुलर रहना पसंद है कि इररेगुलर? ईमानदारी से, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, जैसे आप रेगुलर और इररेगुलर में से ज्यादा स्टेबल किस में हो, वैसे ही मॉलिक्यूल्स का भी होता है, उनको भी रेगुलर रहना पसंद नहीं है, इररेगुलर रहना पसंद है। मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास में बैठने की अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनको भी रेगुलर अरेंजमेंट पसंद नहीं है, उनको इररेगुलर अरेंजमेंट पसंद है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है सभी रेगुलर पैटर्न में रहेंगे। अरेंजमेंट दो टाइप का, एक होता है रेगुलर और दूसरा रहेगा इररेगुलर। इंग्लिश में भी कंफ्यूज हो जाता है। एक होता है रेगुलर, दूसरा इररेगुलर। इस रेगुलर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। आपको कौन सा अरेंजमेंट पसंद है, ऑर्डर डिसऑर्डर? कितना भी हम बोले सीधे बैठ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि हम डिसऑर्डर में ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू ऑर्डर, क्योंकि डिसऑर्डर अपने कंफर्ट के हिसाब से होता है, जिसको जैसे बैठना है वैसे बैठ सकते हो, वो डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है और इसमें आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूल्स भी यही बोलते हैं कि हमको रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहना है, हमको इररेगुलर में रहना है, हम इररेगुलर में ज्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू रेगुलर। तो अब दो, एक जगह मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में है, मतलब इस लाइन के मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में है और इस लाइन के मॉलिक्यूल्स इररेगुलर अरेंजमेंट में है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाले। ये अपने मन के हिसाब से बैठे ना, जैसे चाहे वैसे बैठ सकते, इनको बोला सीधा बैठना है, बाहर निकाल दूंगा, लिखने के लिए मिलेगा, वही ऑप्शन है, ये तो खड़े रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अब डिसऑर्डर अरेंजमेंट और ऑर्डर अरेंजमेंट, हमने एक कंटेनर में सॉलिड को रखा है और दूसरे कंटेनर में मैंने लिक्विड को रखा है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसके पार्टिकल ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है? ऐसा होता है पक्का? तो सॉलिड के पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में है और लिक्विड के पार्टिकल इररेगुलर है। तो हम सॉलिड से लिक्विड में आते हैं, तो रेगुलरिटी बढ़ती है या इररेगुलरिटी? ऑर्डरनेस बढ़ता है या डिसऑर्डरनेस? पक्का, ओके। अब मैंने यहाँ पे एक और कंटेनर लगा दिया और इस कंटेनर को मैंने बोला ये गैसीय स्टेट में है। तो इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इररेगुलर है? कौन सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड है? मतलब सॉलिड से ज्यादा है लिक्विड और लिक्विड से ज्यादा रहेगा गैस, ठीक है। इसलिए पूछा क्यों ऐसा है? तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और इसी के वजह से यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो जिधर चाहिए उधर घूम सकते हैं और इसलिए इनका पोजीशन फिक्स नहीं है। इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और जिसके वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस साइड से इधर जाते हैं तो ऑर्डरनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। तो ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, ये कम डिसऑर्डर्ड है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है। तो बाद में ऐसा पता चला कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होना चाहिए डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। क्या होना चाहिए? डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, या तो हम इसको बोलेंगे इररेगुलर अरेंजमेंट। तो इसको हम लोग सेकंड वाला पॉइंट मान के चलते हैं और देखते हैं ये सही है कि गलत है। अब इसमें क्या हो रहा है? ये लिक्विड से कहां पे जा रहा है? गैस। लिक्विड से कहां पे जा रहा है? गैस। ये लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इनका ऑर्डरनेस बढ़ा या कम हुआ? ऑर्डरनेस
और डिसऑर्डरनेस, और इसीलिए ये रिएक्शन जो रहेगा वो फिजिबल होगा, इसीलिए ये रिएक्शन जो रहेगा वो फिजिबल होगा। तो फिजिबल होने के लिए सेकंड कैरेक्टर ऐसा है, उसका डिसऑर्डरनेस ज्यादा होना चाहिए। तो इफ हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने के बाद उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, इसका मतलब वो रिएक्शन जो रहेगा वो फिजिबल रहेगा। और इफ ऐसा नहीं होता है तो वो रिएक्शन जो रहेगा वो नॉन फिजिबल रहेगा। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो सेकंड जो फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? डिसऑर्डरनेस। ठीक है, जितना डिसऑर्डरनेस ज्यादा रहेगा उतना ही रिएक्शन का फिजिबिलिटी ज्यादा रहेगा। सही है, और इसीलिए इस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होने के बाद भी ये रिएक्शन फिजिबल है। एक और रिएक्शन देखा था ये वाला, कौन सा है? अमोनिया के प्रिपरेशन वाला। इसका रियल एग्जांपल ऐसा होता है, रियल रिएक्शन N2 रिएक्ट विद 3 moles of H2, it is converted into 2 moles of NH3। अब रही बात डिसऑर्डरनेस की, तो सबसे कम होता है सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में, इसके बाद गैसीनेस। अब मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट A जो है ये सॉलिड स्टेट में है और इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया कैपिटल B में, और ये प्रोडक्ट जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो आप मुझे बताओ इसका डिसऑर्डरनेस बढ़ा या कम हुआ? ये कौन से स्टेट में था? ये कौन से स्टेट में? तो सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट किया तो उसका डिसऑर्डरनेस चेंज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नो चेंज। अब मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे कैपिटल A जो था वो लिक्विड स्टेट में था, जब हमने उसको प्रोडक्ट B में कन्वर्ट किया तो ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में चला गया, ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में। किसका डिसऑर्डरनेस ज्यादा है? लिक्विड का। तो हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे डिसऑर्डरनेस जो रहेगा वो कम हो रहा है। तो ये रिएक्शन फिजिबल रहेगा नॉन फिजिबल? डिसऑर्डरनेस के कंसेप्ट के हिसाब से ये कंसेप्ट हमने अभी पढ़ लिया, अभी इसके बारे में नहीं सोचना है कि इसके बारे में बाद में दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ये दोनों मिलके भी बताएंगे कि रिएक्शन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब डेल्टा की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, यहाँ से इधर जाएंगे तो डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है, और जिस रिएक्शन का डिसऑर्डरनेस कम होता है वो रिएक्शन नॉन फिजिबल रहेगा। तो ये रिएक्शन जो रहेगा वो फिजिबल नहीं होगा। अब मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे A जो है ये लिक्विड स्टेट में है और इसको हमने यहाँ पे B में कन्वर्ट किया जो यहाँ पे गैसीय स्टेट में है। क्या हुआ? लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट किया। अब लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो ये रिएक्शन जो रहेगा वो फिजिबल होगा। एक बात और, डिसऑर्डरनेस जो है इसका सीक्वेंस ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, इसका सीक्वेंस रहेगा सॉलिड से ज्यादा रहेगा लिक्विड में और लिक्विड से बहुत ज्यादा रहेगा गैस में। ये ज्यादा सही है। क्यों? सॉलिड में तो बहुत कम रहेगा, क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, और इसीलिए लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में गैस में डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड वाला ज्यादा फर्क नहीं करेगा, लेकिन फर्क ज्यादा कौन करेगा? गैसीय स्टेट में। तो हमने लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया, तो आप मुझे बताओ इसका डिसऑर्डरनेस बढ़ा या कम हुआ? और एक इसका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो रिएक्शन का फिजिबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इफ हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हैं, हीटिंग करते हैं,
हमको देखना है इसके हिसाब से, ठीक है। बाकी फैक्टर थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हमने लिखा तो ये सॉलिड स्टेट में है, इसको लिखा ये सॉलिड स्टेट में है, और इसको लिखा ये गैसीय स्टेट में है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये सॉलिड में है, प्रोडक्ट सॉलिड में भी है, प्रोडक्ट गैस में है। तो हमने क्या किया, सॉलिड प्रोडक्ट को गैस में कन्वर्ट किया। चेंज बहुत कम किस में होता है, सॉलिड और लिक्विड में, तो उसको मत सोचो। क्या इस साइड में कोई गैसियस पार्टिकल है, इस साइड में गैसियस पार्टिकल है, तो समझ जाने का जब नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ते हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम होते हैं तो डिसऑर्डरनेस कम होगा। तो हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ रहे कम हो रहे, और नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ेंगे, इसका मतलब इसका डिसऑर्डरनेस बढ़ना चाहिए। ओके है। दूसरा रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं H2 का रिएक्शन कार्बन के साथ करके मैं CH4 लिखता हूँ, सही है। अब देखते हैं तो यहाँ पे गैस, हाइड्रोजन जो रहेगा वो गैसीय स्टेट में है, हम कार्बन की बात करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे हम लोग CH4 की बात करेंगे तो ये गैसीय स्टेट में है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, नो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको पूछा क्या लेफ्ट साइड में कोई गैसीय स्टेट में है, कौन है, कितने मोल्स है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कितने मोल, तो यहाँ पे गैसियस पार्टिकल 2 है, यहाँ पे गैसियस पार्टिकल 1 है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ रहे कम हो रहे, तो ये मान के चलो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ते हैं तो रैंडमनेस बढ़ता है, डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम होंगे तो डिसऑर्डरनेस कम होगा, समझ रहे ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, डिसऑर्डरनेस जो रहेगा वो कम हो जाएगा। ओके है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने कार्बन का रिएक्शन हाफ मोल ऑफ O2 के साथ किया, और यहाँ पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करते, बैलेंस दिए। कार्बन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट, एंड CO इज प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट। 10 सेकंड आपके पास है जिसमें ये बताना है कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ा है कि कम हुआ है। डन। इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ा है कि कम है। आप मुझे बताओ लेफ्ट साइड में कितने मोल्स ऑफ गैस है, हाफ मोल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट्स आर हाफ। राइट साइड में कितने हैं, 1। तो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ गैसियस पार्ट मोल्स कम है, राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स गैसियस वाले ज्यादा है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो गैस का क्वांटिटी बढ़ता है, और गैस का क्वांटिटी बढ़ेगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग जा रहे हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, सही है। नेक्स्ट वन, कार्बन का रिएक्शन H2 के साथ किया, साथ में हमने O2 के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे मुझे मिला CH3OH। CH3OH लिक्विड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, और कार्बन सॉलिड स्टेट में है। 30 सेकंड नहीं 20 सेकंड ही है, और आवाज से निकालना है। सिर्फ ये बताना है कि कितने मोल्स गैसीय स्टेट में लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में कितने हैं, और रिएक्शन का डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा कि कम होगा। कार्बन प्लस H2 प्लस O2 gives CH3OH।
डन। बोलो लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2.5। इधर से कुछ और आंसर आ रहा था नहीं? चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कुछ लोग बैलेंस करना भूल गए होंगे। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गैसियस मोल्स हो गए 2.5। सही है। राइट साइड में गैसियस मोल्स कितने हो गए? ZeRO0। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? मतलब सिंपल सी बात है, डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस कम हुआ। और इफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस कम हुआ, इसका मतलब इस रिएक्शन का फिजिबिलिटी भी कम होगा। नहीं समझा? तो पहला जो फैक्टर था वो डेल्टा H वाला था, और दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है? रैंडमनेस वाला है, डिसऑर्डरनेस वाला। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डरनेस, तो इसकी जगह आप लोग रैंडमनेस में लिख सकते हो। अरे कुछ समझ रहा है? क्या समझा? ये सब कुछ तो है। 2 मिनट आपके पास, लिखो। R स्टैंड फॉर रैंडमनेस। तो मैं कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूँ, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस या तो इररेगुलरिटी। मतलब अभी तक तो इतना पता चला कि फिजिबिलिटी के लिए एक ही फैक्टर जरूरी नहीं है, 2 फैक्टर जरूरी है। एक है डेल्टा H और दूसरा डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। अब अच्छा लग रहा है? ठंडा ठंडा सो मत जाना बस। तो अपने बैठे हो तो बोल देना सेकंड हाफ में इसी शुरू होता है। हो गया? एग्जाम लिखना बाकी है? एग्जाम लिखना बाकी है। पेपर तो लिख लिया केमिस्ट्री का पहले ही, तो लीक तो नहीं हुआ। हाँ, आपने क्या आंसर एक्सपेक्ट किया था? हाँ या ना? ऑप्शन दिए नहीं आपने तो क्या करोगे? सीधा हाँ या ना ही था। पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम वही है। हो गया? ठीक है। तो सेकंड जो फैक्टर था उसको हमने बोला था इररेगुलरिटी। चलो कॉपी क्लोज कर लो। ठीक है। तो फिजिबिलिटी के लिए पहला फैक्टर हमने देखा था डेल्टा H। इसको मैं बोलता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी एनर्जी एक ही है। तो रिएक्शन फिजिबल होने के लिए एनर्जी वाला फैक्टर क्या कहता है? एनर्जी कम होना चाहिए या एनर्जी बढ़ना चाहिए? मतलब रिएक्टर से प्रोडक्ट में जाते हैं और उसका एनर्जी कम होता है तो रिएक्शन फिजिबल होगा, क्योंकि रिएक्शन कम मतलब एनर्जी कम होगा, तो भी तो डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होगा ना। तो एनर्जी वाला फैक्टर कहता है कि एनर्जी जो रहेगा वो कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। और इफ एनर्जी मिनिमम होगा
लेफ्ट टू राइट जाने के टाइम पे ये एनर्जी कम होगा, मिनिमम या तो लिखते लो, इसका मतलब रिएक्शन जो रहेगा वो फिजिबल रहेगा। किसके हिसाब से? एनर्जी के हिसाब से। तो एनर्जी वाला फैक्टर क्या कहता है? आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, उसका एनर्जी कम हो रहा है तो फिजिबिलिटी बढ़ेगा। आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, एनर्जी बढ़ रहा है तो फिजिबिलिटी कम होगा। यही है ना? दूसरा वाला फैक्टर जो है वो रैंडमनेस बोलता है। रैंडमनेस के हिसाब से क्या होना चाहिए? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? मतलब लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? हाँ। तो इफ हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और किसी का रैंडमनेस बढ़ता है तो रैंडमनेस वाले फैक्टर के हिसाब से वो रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए, आगे या पीछे? आगे पीछे वाले प्रॉब्लम में देखें। अब हमने बोला हमारे पास a प्लस बी है और इन दोनों को हमने ए बी में कन्वर्ट किया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? a प्लस बी क्यू कैपिटल ए बी, सही है ना? तो ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ए बी इज कन्वर्टेड इनटू a प्लस बी माइनस, या a एंड b। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है। अब मैं बोलता हूँ इसके लिए डेल्टा H जो है इट इज लेस देन 0, ठीक है? तो आप मुझे बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों में से किसका एनर्जी लो होगा? अरे डेल्टा H का वैल्यू क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी कम हो रहा है। एनर्जी फैक्टर क्या कहता है? आप लेफ्ट टू राइट जाते हो और एनर्जी कम होता है, इसका मतलब रिएक्शन का फिजिबिलिटी बढ़ेगा। तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, तो एनर्जी वाले फैक्टर के हिसाब से ये रिएक्शन आगे जाना चाहिए, पीछे आना चाहिए? हाँ? अरे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी कम हुआ और बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से एनर्जी बढ़ रहा है। तो एनर्जी वाला फैक्टर क्या कहता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहिए या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। एनर्जी वाला फैक्टर ये कहता है कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। उल्टा करते हैं, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी जो रहेगा वो प्लस होगा और बैकवर्ड रिएक्शन में एनर्जी जो रहेगा वो माइनस होगा। तो एनर्जी वाला फैक्टर क्या कहता है? जिस रिएक्शन में एनर्जी कम हो रहा है वो रिएक्शन फिजिबल है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है और यहाँ से इधर आ रहे हैं तो एनर्जी कम हो रहा है। तो एनर्जी वाले फैक्टर के हिसाब से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड आना चाहिए? समझ में आ रहा है ना? फॉरवर्ड बैकवर्ड, नहीं समझा? ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने बोला कि यहाँ पे ये डेल्टा H का फैक्टर के हिसाब से तो हो गया। अब मैं बोलता हूँ ये गैसीय स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है और ये भी गैसीय स्टेट में है। अब रैंडमनेस वाला फैक्टर देखते हैं। रैंडमनेस क्या बोलता है? जिस साइड में रैंडमनेस बढ़ता है रिएक्शन उस साइड में जाएगा, ठीक है? इसमें कितने गैसियस पार्टिकल है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1, सही है? तो इसका मतलब रिएक्शन जो रहेगा कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा? इसके हिसाब से क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल ज्यादा है वहां से जिसमें नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम की तरफ जाएगा या कम से ज्यादा की तरफ? कम से ज्यादा की तरफ। तो इसमें गैसियस पार्टिकल कितने हैं और इसमें कितने हैं? तो ये कहां से आएगा? 1 से 2 की तरफ। मतलब ये किस को फेवर करेगा? रिवर्स रिएक्शन को फेवर करेगा। अब मैंने बोला ये जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है और ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो लेफ्ट साइड में गैसियस पार्टिकल कितने हैं? 0 और राइट साइड में गैसियस पार्टिकल कितने हैं? 1। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो जिस साइड में रैंडमनेस बढ़ता है रिएक्शन उसी साइड में जाएगा। मतलब इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स जो रहेगा वो फॉरवर्ड रहेगा, बैकवर्ड? अब मैंने बोला यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स कहाँ पे रहेगा? बैकवर्ड। अब मैंने बोला इस प्रकार से
इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स सामने रहेगा, पीछे रहेगा, मिडल में रहेगा। हाँ? इस साइड में गैसियस पार्टिकल कितने हैं? 1। इस साइड में गैसियस पार्टिकल 1। दोनों साइड में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कैसे है? 1 है। इसका मतलब ये रिएक्शन जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा, और ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे ये रिएक्शन कहाँ पे रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहाँ रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं समझा? अब इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे। अब बताओ ये रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स कहाँ पे है? आगे या पीछे? ज्यादा से कम की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। मतलब ये रिएक्शन जो रहेगा वो कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। किसके हिसाब से? रैंडमनेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? रैंडमनेस। तो रैंडमनेस फेवर किसको करेगा? जिसमें रैंडमनेस बढ़ रहा है। एनर्जी किसको फेवर करेगा? जिसमें एनर्जी कम हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब मैं यहाँ पे केस 1 यूज करता हूँ। एक रिएक्शन ऐसी है जिस रिएक्शन में एनर्जी फैक्टर जो है वो रिएक्शन को आगे लेके जा रहा है। आगे मतलब फॉरवर्ड, पीछे मतलब बैकवर्ड। सही है? कौन सा फैक्टर? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एनर्जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मैंने ये बोला एनर्जी फैक्टर के हिसाब से रिएक्शन आगे जानी चाहिए। अब एनर्जी फैक्टर के हिसाब से रिएक्शन आगे जानी चाहिए, मतलब उसका एनर्जी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। और वही रिएक्शन रैंडमनेस फैक्टर के हिसाब से वो रिएक्शन भी आगे जाएगी। तो रैंडमनेस वाला फैक्टर भी रिएक्शन को कहां लेके जा रहा है? आगे। और एनर्जी वाला फैक्टर भी रिएक्शन को कहां लेके जा रहा है? आगे। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स जो रहेगा वो कहां जाएगा? आगे जाएगा। इसका मतलब 100% ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा? फॉरवर्ड होगा। कैसे हुआ? सपोज हमने माना कि ये हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो एनर्जी वाला फैक्टर है वो रिएक्शन को आगे लेके जा रहा है, एनर्जी वाला। दूसरा फैक्टर कौन सा है? रैंडमनेस। क्या हो रहा है? ओके, लास्ट सेकंड फैक्टर कौन सा है? रैंडमनेस। रैंडमनेस के हिसाब से भी हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन आगे जाएगा, पीछे आएगा? अब आगे लेके जाने वाले कितने फैक्टर हैं? और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ड्राइविंग फोर्स जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। ड्राइविंग फोर्स कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है। केस 2, एनर्जी जो है उसके हिसाब से रिएक्शन आगे जाना चाहिए, लेकिन रैंडमनेस जो है उसके हिसाब से रिएक्शन पीछे आनी चाहिए। मतलब उस रिएक्शन को एक फैक्टर जो है वो फॉरवर्ड में लेके जा रहा है और दूसरा फैक्टर जो रहेगा वो बैकवर्ड में लेके आ रहा है। मतलब इस चेयर को एक जन इधर पुश कर रहा है, दूसरा इधर पुश कर रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमको सिमिलर दिख रहा है। इसका मतलब ये चेयर इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा ये कैसा होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ओके, ये हमारा केस 2 था। मैं यहाँ पे केस 3 को यूज करता हूँ। एनर्जी के हिसाब से रिएक्शन आगे जानी चाहिए, रैंडमनेस के हिसाब से रिएक्शन पीछे आनी चाहिए। मतलब इस चेयर को जो एनर्जी वाला फैक्टर है वो रिएक्शन को आगे लेके जा रहा है, और रैंडमनेस वाला जो फैक्टर है वो रिएक्शन को पीछे लेके आ रहा है। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो आप बताओ रिएक्शन आगे जाएगा, पीछे आएगा? आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा रिएक्शन का वो आगे जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा कम करने का काम ये करेगा। और इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कम है और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है। इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे दोनों अपोजिट है। ठीक है, ये था केस 3। मैं यहाँ पे केस 4 यूज करता हूँ। एनर्जी वाला फैक्टर जो है वो रिएक्शन को आगे लेके जा रहा है, रैंडमनेस वाला फैक्टर जो है वो रिएक्शन को पीछे लेके आ रहा है। दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से ज्यादा दिखाई दे रहा है। किसका? इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो कहाँ होना चाहिए? पीछे होना चाहिए। नहीं समझा? ठीक है। नंबर 5, एनर्जी जो है वो रिएक्शन को पीछे लेके आना चाहती है, एनर्जी फैक्टर, और रैंडमनेस वाला जो फैक्टर है वो रिएक्शन को आगे लेके जाना चाहता है।
तो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, इक्वल है। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो कहां पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में। नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। नंबर 6, रिएक्शन में जो एनर्जी वाला फैक्टर है वो रिएक्शन को पीछे लेके आ रहा है और जो रैंडमनेस वाला फैक्टर है वो रिएक्शन को आगे लेके जा रहा है। तो कौन सा फैक्टर ज्यादा स्ट्रांग है, एनर्जी वाला। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स जो रहेगा वो कहां पे आएगा, पीछे आएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड, यहाँ पे रिएक्शन, इन दोनों में रिएक्शन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। नंबर 7, एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो रिएक्शन को पीछे लेके आना चाहता है, रैंडमनेस वाला फैक्टर रिएक्शन को आगे लेके जाना चाहता है। दोनों अपोजिट है, डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, लेकिन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो ये रिएक्शन जो रहेगा, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स जो रहेगा वो कहां जाएगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो रिएक्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। इसका मतलब रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स कहाँ रहेगा, ये हमको एक ही फैक्टर के ऊपर से नहीं देखना है, हमको दोनों के ऊपर से देखना है। तो हमको दोनों साइमल्टेनियसली देखना है। कौन से कि उसका एनर्जी कम से कम होना चाहिए, तो वो रिएक्शन ज्यादा फिजिबल रहेगा और उसका रैंडमनेस मैक्सिमम होना चाहिए ताकि उस रिएक्शन का फिजिबिलिटी बढ़ जाए। समझा कुछ? तो ऐसा नहीं कि इतने केस है, आप केस को बढ़ा भी सकते हो लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझा नहीं समझा? तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा हम यहां से देख सकते हैं। ओके, कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, राइट ऑन। वो एनर्जी फैक्टर है, एनर्जी नहीं है। तो आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रहा है इसलिए रिएक्शन सामने जा रहा है। इट इज एन एनर्जी फैक्टर, और एनर्जी फैक्टर बोलता है कि एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और रैंडमनेस वाला फैक्टर कहता है एनर्जी पर रैंडमनेस मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब भी पता होना चाहिए। डीएफ का मतलब क्या है, ड्राइविंग फोर्स। 2 महीने के बाद कुछ होगा तो पता नहीं। ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो 2 मिनट के लिए। हमको नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ना है इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। नाम सुना है कभी? बस हाँ मैंने बताया था। गुड।
ठीक है, तो ये है एंट्रोपी। लिखो डेफिनेशन लिख लो, क्या बता दो एक्सपेक्टेड आंसर लिखो। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डेफिनेशन आपका एग्जैक्टली आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा। इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। नेक्स्ट टाइम में लिखो रैंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। रैंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। सही है। अब मुझे बताओ किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस? तो लिखो एक मिनट, उसका सिंबल लिख लो पहले। इट इज डिनोटेड बाय एस। इट इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, पढ़ जाऊंगा। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम लोग डेल्टा एस निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करते हैं और चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करने का फॉर्मूला है Q अपॉन T। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंट्रोपी। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T। Q at constant pressure Q equals to delta H and that's why हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब if हमको किसी में चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है तो एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंट्रोपी में डेल्टा S यूज किया है, मतलब स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, देखो इट इज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे, बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लिखना नहीं है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे उतना रैंडमनेस, जितने गैसियस पार्टिकल ज्यादा है उतना रैंडमनेस, जितने गैसियस पार्टिकल का उतना रैंडमनेस। इसका मतलब रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, देखो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है। नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड एंट्रोपी ऑफ गैस, उनके बीच का रिलेशन ऐसे रहेगा, गैस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा है और सॉलिड का एंट्रोपी बहुत कम है। ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये तीन अलग अलग कंडीशन में यूज करता हूं मैं। एक हमको फाइंड करना है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो क्या आएगा, क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। एक हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के लिए, तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन T। कौन सा बचा, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन, क्या आएगा, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय T। ठीक है। अब कंपैरिजन की बात आती है। पहली बात, इफ डेल्टा Mg इज ग्रेटर देन 0, ध्यान दो, डेल्टा Mg का मतलब, डेल्टा Mg का मतलब होता है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट।
इफ डेल्टा Mg इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव ना, पॉजिटिव, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ेगा या कम होगा? डेल्टा Mg का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसमें नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए? प्रोडक्ट में। तो एंट्रोपी बढ़ेगा या कम होगा? तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन 0। तो जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ते हैं उस रिएक्शन का एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, डेल्टा Mg विल बी लेस देन 0, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा S विल बी लेस देन 0। तीसरा कंडीशन क्या होगा? डेल्टा Mg इक्वल्स टू 0, एट दैट टाइम डेल्टा S इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? गैस तो 0 है ना, लेकिन सॉलिड लिक्विड तो हो सकता है ना, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से सॉलिड में गया, तो उस फैक्टर को भी हमको कंसीडर करना है, लेकिन ज्यादा जो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? S के ऊपर। इस S की खासियत, इफ डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0, एंट्रोपी बढ़ा या कम हुआ? तो इस रिएक्शन को बोलेंगे फिजिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलेंगे फिजिबल रिएक्शन। तो जब डेल्टा S विल बी लेस देन 0, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन फिजिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नॉन फिजिबल रिएक्शन। ठीक है। अब ये तो पहले फैक्टर, पहले इनको ध्यान देंगे, इनकी तरफ ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो फिजिबिलिटी बढ़ेगा। नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम होते हैं तो एंट्रोपी कम होगा, एंट्रोपी कम होगा, फिजिबिलिटी कम होगा। एक और बात, अब मैंने बोला मेरे पास एक NO है जो गैसीय स्टेट में है और दूसरा मेरे पास NO2 है जो गैसीय स्टेट में है, इसके भी 1 मोल है और इसके भी 1 मोल है। सिंपल करता हूं मैं ऐसे। अब आप मुझे बताओ NO और NO2 में से किसका एंट्रोपी ज्यादा है? ना? कैसे पता चला? ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब NO और NO2 दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में है, दोनों की एक एक मोल ही है। अब आप बताओ इनमें से किसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा? हा? जब कभी ऐसा होता है दोनों साइड में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल सेम होते हैं, इफ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड के लिए यहां तक सफिशिएंट है, आगे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में से किसका एंट्रोपी ज्यादा है, जबकि दोनों का एक एक मोल ही है और दोनों गैसियस स्टेट में है, तो जिसका एटॉमिसिटी ज्यादा उसका एंट्रोपी ज्यादा। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स। इसमें कितने एटम्स हैं? 2, इसमें 3, तो इसका एटॉमिसिटी ज्यादा, उसका एंट्रोपी ज्यादा। तो सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या होना चाहिए? एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। और लास्ट वाला पॉइंट, एटॉमिसिटी भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो फैक्टर आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ता है। ये आगे के लिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, नहीं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे जाके कभी ऐसा होता है कि गैसियस स्टेट भी है, उनका एटॉमिसिटी भी सेम है, ऐसे टाइम पे हम देखेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने बोला वाटर गैसीय स्टेट में है और फिर मैंने बोला CO2 जो है ये भी गैसीय स्टेट में है। और अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा? लिखा हुआ इसलिए ना, एग्जांपल तो बोलने दो। हाँ, मतलब वो लिख के दिया तो पहले बोल दोगे क्या? अब ये भी, इसका भी एटॉमिसिटी 3 है, इसका भी एटॉमिसिटी 3 है। पहले इसको यूज करो, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको यूज करो, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको यूज करो। डायरेक्ट तीसरे के ऊपर नहीं जाना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18
और इसका मॉलिक्यूलर मास 44। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा उसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक टॉपिक जिसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी रिएक्शन के फिजिबिलिटी को बताने का काम करेगा।